गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स के एक यूनिट ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स का एक यूनिट है प्रकाश से संबंधित अध्ययनों पर आधारित, उसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स और उसका एक दूसरा पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे की फॉर्म में लेते हैं, अर्थात प्रकाश को हम किरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित होकर जाता हुआ बताते हैं। किरण का मतलब हो गया प्रकाश के संचरण पथ को हम सरल रेखा के रूप में लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश के संचरण को एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित करता है। वैसे तरंग प्रकाशिकी में हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग बता के चलते हैं और तरंग को तो हम इस तरीके से बताते हैं, लेकिन फिर भी हमने किरण प्रकाशिकी में इस तरंग को एक सीधी रेखा के रूप में, किरण के रूप में प्रदर्शित किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अत्यल्प होती है। अभी हम बात करेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक बताई जाती है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अत्यल्प होती है और अत्यल्प तरंगदैर्ध्य वाली तरंग को हम सीधी रेखा के अनुदिश संचित होते हुए बता सकते हैं। तो चूंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अत्यल्प ही होती है, इसलिए प्रकाश को हम सरल रेखा के अनुदिश संचित होते हुए बता सकते हैं। इसीलिए किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश के संचरण पथ को सरल रेखा के रूप में, किरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। छोटी क्लासों से हम जानते भी हैं, 10th तक की साइंस में हमने देखा भी है, परावर्तन व अपवर्तन परिघटनाओं में हमने प्रकाश को किरण के रूप में लेते हुए ही गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से जब हमने प्रतिबिंब निर्माण किए थे तो प्रकाश को हम सरल रेखा के रूप में चलते हुए ही लेते हैं। ऐसे ही लेंस से जब प्रतिबिंब निर्माण करते हैं तो उसमें भी प्रकाश को हम सरल रेखा के रूप में चलते हुए ही लेते थे, क्लास 10th की साइंस में। क्लियर है बात? लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम प्रकाश को तरंग रूप में लेंगे, तरंग स्वरूप में लेंगे। और तरंग की जो प्रॉपर्टीज होती है, तरंग के जो गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, तरंग प्रकाशिकी में हम प्रकाश को तरंग रूप में लेते हुए, तरंग प्रकृति का लेते हुए, तरंग की जो प्रॉपर्टीज होती है, तरंग के जो गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करेंगे। जबकि किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश के संचरण पथ को किरण के रूप में लेते हुए विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है इत्यादि की व्याख्या करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, वो है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इसमें परावर्तन, अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे हम। जबकि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, उसमें हम परावर्तन की भी बात करेंगे, लेकिन प्रकाश को तरंग रूप में लेते हुए तरंग के जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। यहाँ तो परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या हम प्रकाश को किरण रूप में लेते हुए करेंगे, जबकि वहाँ हम तरंग की जो गुणधर्म होते हैं, तरंग के जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और साथ ही 3 अन्य और परिघटनाएं देखेंगे जिनमें प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। उन घटनाओं के नाम है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। क्लियर है बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें हम प्रकाश को किरण रूप में लेते हुए विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो इसमें हम प्रकाश को तरंग रूप में लेते हुए तरंग के गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। बार बार मैं एक वर्ड यूज में ले रहा हूँ, प्रकाशिक परिघटनाएं। किनको बोलेंगे हम प्रकाशिक परिघटनाएं? प्रकाश पर आधारित जो परिघटनाएं, जो घटनाएं, उन्हीं को हम प्रकाशिक परिघटनाएं बोल रहे हैं। जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, ये प्रकाशिक परिघटनाएं। और भी प्रकाशिक परिघटनाएं बहुत सारी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, कोम्पटन प्रभाव है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। लेकिन इन सभी प्रकाशिक परिघटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता है। प्रकाश की हम वैसे 2 नेचर बता के चलते हैं। ये 2 नेचर नहीं है, ये तो ध्यान रखिए, ये भी है तो तरंगी, लेकिन चूंकि तरंग की तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, इसीलिए हमने यहाँ तरंग को सीधी रेखा के अनुदिश संचित होते हुए माना है तो ये भी तरंग और ये भी तरंग ही है। लेकिन इसमें हम प्रकाश को किरण रूप में लेते हुए घटनाओं की व्याख्या नहीं करते। इसमें हम तरंग के जो गुणधर्म हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों के आधार पर
विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। फिर कुछ परिघटनाएं ऐसी भी है जिनमें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश को मानकर हम उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है। तो इन परिघटनाओं में प्रकाश को हम तरंग रूप में नहीं मान सकते हैं, इनमें प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता है। इन परिघटनाओं में प्रकाश ऊर्जा के पैकेट, ऊर्जा के बंडल की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो इनमें प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार करता है, ऊर्जा के पैकेट की भांति व्यवहार करता है। तो इनकी व्याख्या कण सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत के आधार पर संभव है, जिसमें हम प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स से मिलकर बना हुआ मानते हैं। जबकि वेव नेचर में हमने क्या बोला था, जिन घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है उन घटनाओं में हमने कहा था कि हम तरंग के गुणधर्मों के आधार पर उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ऐसी घटनाओं के नाम है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो ये कुछ मुख्य परिघटनाएं हैं जिनमें प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण की बात करेंगे, तरंग प्रकृति के आधार पर उनकी व्याख्या करेंगे। जबकि अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाशिकी, उसमें हम परावर्तन व अपवर्तन की बात करेंगे, प्रकाश को किरण रूप में लेते हुए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी हम फिर से परावर्तन व अपवर्तन की बात करेंगे, लेकिन उसमें हम प्रकाश को तरंग स्वरूप का लेते हुए तरंग के जो गुणधर्म हैं उनके आधार पर परावर्तन व अपवर्तन की फिर से व्याख्या करेंगे। वहाँ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आएगा, उस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। क्लियर है बात। यहाँ जो मैं तरंग प्रकृति बोल रहा हूँ, इस तरंग प्रकृति का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश, जिसकी अभी हम बात करेंगे। क्लियर है। तो इन दोनों बातों को बताने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकाश जो है उसकी ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं में वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो कुछ अन्य प्रकाशिक परिघटनाओं में वह कण की भांति अर्थात एनर्जी पैकेट की भांति व्यवहार करता है, फोटोन की भांति व्यवहार करता है। तो अगर हमें सभी प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करनी हो तो न तो तरंग सिद्धांत सभी प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या में समर्थ है और न ही फोटोन सिद्धांत सभी प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या में समर्थ है। सभी प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या के लिए हमें इन दोनों सिद्धांतों को काम में लेना पड़ता है। इट मीन्स कुछ घटनाओं में हमें प्रकाश को तरंग स्वरूप में लेना पड़ता है, तो कुछ घटनाओं में प्रकाश को कण स्वरूप में लेना पड़ता है, एनर्जी पैकेट उसको मानना पड़ता है। इट मीन्स प्रकाश से संबंधित सभी प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या हेतु हमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए आज हम प्रकाश को दोहरी प्रकृति का मान के चलते हैं, द्वैत प्रकृति का मान के चलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। यही हमने इसका टॉपिक भी बता रखा है। क्लियर है बात। तो देखिए मैंने यहाँ लाइट की दो नेचर बताई, एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। वेव का मतलब यहाँ मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया है, विद्युत चुंबकीय तरंग बताया है, और यहाँ पार्टिकल का मतलब है एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल, ऊर्जा का बंडल। क्लियर है बात। अब देखिए, अब हम लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहाँ से कहाँ तक की तरंग दैर्ध्य की? लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की रेंज वाली की तरंग दैर्ध्य परास वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उन्हीं को हम प्रकाश की कैटेगरी में लेते हैं, उन्हीं को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाला जो भाग है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है उसी को हम प्रकाश कहते हैं। यहाँ प्रकाश से अभिप्राय दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट से है, जिसकी प्रेजेंस में हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। अब देखिए हमने लाइट की वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की बताई, एंगस्ट्रॉम की कोटि की बताई, और एंगस्ट्रॉम जो है वो बहुत छोटा यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अत्यल्प ही होती है, और इसीलिए किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश को किरण के रूप में लेकर चलते हैं। उसके संचरण पथ को सरल लेखीय बताते हैं, सरल लेखा के अनुदिश उसका संचरण पथ बताते हैं, किरण के रूप में बताते हैं। अभी हमने बताया भी था कि किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश को किरण रूप में लेते हुए अर्थात उसके संचरण पथ को सरल लेखीय मानते हुए विभिन्न प्रकाशिक परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ एक नाम आया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हम किसे कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के समूह को
हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब फिर से इसमें नाम आया विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की हमने 11th में भी बात की है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो विद्युत चुंबकीय दोलनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है और जिनके संचरण के लिए किसी भौतिकीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में भी, फ्री स्पेस में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपागेट हो जाती है, संचरित हो जाती है। क्लियर है बात। निर्वात में भी जिनका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है तथा जो विद्युत चुंबकीय दोलनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है, तो वो जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होता है। कहाँ से कहाँ तक की एंगस्ट्रॉम वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे? लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य परास वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम प्रकाश बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। क्लियर है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है उसको मोटे तौर पर हमने 7 भागों में बांटा है। इट मीन्स विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने इन 7 भागों में वर्गीकृत कर रखा है। देखिए, रेडियो तरंगे जिनकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज हो रही है, और चूँकि फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो होती है उनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है एक दूसरे के, इसलिए इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h², ये मैक्स प्लांक ने दिया था फॉर्मूला। तो E=h², आवृत्ति होती है वो होती है c/λ, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, c वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, h प्लांक नियतांक है जिसका मान मैंने यहाँ लिख रखा है और मात्रक भी बता रखा है। क्लियर है बात। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, इट मीन्स गामा किरणों की ओर से जब हम रेडियो तरंगों की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है और एनर्जी भी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जबकि फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो वेवलेंथ इंक्रीज होने पर फ्रिक्वेंसी तो डिक्रीज होगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होने पर एनर्जी डिक्रीज ही होगी। क्लियर है बात। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली है गामा तरंगे। फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी है रेडियो तरंगों की, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है गामा किरणों की। एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है गामा किरणों की, सबसे कम एनर्जी है रेडियो तरंगों की। अब देखिए, हमने कुछ पे नाम के लास्ट में तरंगे लगा रखा है और कुछ पे किरणें लगा रखा है। जब वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी तो फिर उस तरंग को हम किरण नाम से बोल सकते हैं। अभी हमने बताया भी था कि किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य बहुत कम होने पर हम उसे किरण बोल सकते हैं, उसके संचरण पथ को सरल रेखीय बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ गामा किरणें जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, फ्रिक्वेंसी इनकी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ इनकी सबसे कम है, तो ये बहुत कम तरंगदैर्ध्य वाली किरणें होती है, बहुत कम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो ऐसी तरंगों को फिर हमने किरण नाम से बोला है। इनकी जो तरंगदैर्ध्य है इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है वेवलेंथ, कम ही है वेवलेंथ, तो इनके पाथ को भी हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मान सकते हैं, इसलिए इनके नाम में भी हमने किरणें लगा रखा है। तो इस तरीके से जिनके नाम के लास्ट में हमने किरणें लगा रखा है उनके संचरण पथ को हम सरल रेखीय मान सकते हैं। यहाँ हमने प्रकाश पर तरंग लगा दिया है, लेकिन प्रकाश को भी हम सरल रेखीय पथ के अनुरूप संचरित होते हुए मानेंगे इस चैप्टर में। तो इसको प्रकाश किरण भी बोलेंगे, इस चैप्टर में हम प्रकाश किरण ही बोलेंगे, इस चैप्टर में हम प्रकाश को प्रकाश किरण ही बोलेंगे, प्रकाश को किरण के रूप में ही संचरित होता हुआ मानेंगे। क्लियर है बात। तो ये मैंने तरंग और किरण के बारे में बात की है कि कुछ के लास्ट में हमने तरंग वर्ड लगा रखा है और कुछ के लास्ट में किरण लगा रखा है, तो उसको आप समझ सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इन सब विद्युत चुंबकीय तरंगों को मिलाकर हम बोलें तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखिए, इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है प्रकाश। प्रकाश जो है वो इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट? लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाला जो पार्ट है, जो भाग है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश या प्रकाश।
क्लियर है बात। तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाला वो भाग है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। क्लियर है बात। यहाँ मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग की भी बात की है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, सबको मिलाकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोला। इनकी तरंग दैर्ध्य की हम बात करें तो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है अत्यल्प और इनकी तरंग दैर्ध्य होती है अत्यधिक। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, सैद्धांतिक रूप से बोल रहे हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य अत्यल्प का मतलब लगभग 0 से लेकर अत्यल्प का मतलब अनंत तक जाती है। तो सैद्धांतिक रूप से बोले तो 0 तरंग दैर्ध्य से अनंत तरंग दैर्ध्य के मध्य पाई जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर है। और वैसे बोले तो हम क्या बोलेंगे, अत्यल्प से अत्यधिक तरंग दैर्ध्य परास में होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो गामा रेज की, गामा किरणों की, फिर अक्स किरणों की, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की, फिर विजिबल लाइट की, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंफ्रारेड वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। क्लियर बात। यह हमने नोट में बताया भी है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी, एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम रेंज में पड़े। क्लियर है। वैक्यूम में हमने विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बता रखी है। तो वैक्यूम में इनमें से कोई सी भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, सबकी चाल यही होगी, तो प्रकाश की चाल भी यही होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बोलें तो भी यही है, और निर्वात में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बोलें तो भी यही है। अब देखिए यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसको हमने बोला था विद्युत चुंबकीय दोलनों के रूप में बताया था। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर ये जो दोलन हो रहा है, ये जो दोलन है वो विद्युत क्षेत्र ई के दोलन है। देखिए ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये प्लस वाई दिशा की वाइब्रेशन दिखा रखे हैं मैंने, ये माइनस वाई दिशा की वाइब्रेशन दिखा रखे हैं। देखिए इस तरीके से है ये ऑसिलेशन, इस तरीके से, ये प्लस वाई के अनुदिश, ये माइनस वाई के अनुदिश, ये फिर से प्लस वाई के अनुदिश। ये तो ई के ऑसिलेशन हुए, और ये बी के ऑसिलेशन है, चुंबकीय क्षेत्र बी के ऑसिलेशन है ये वाले। क्लियर है। ये किसके पैरेलल बता रखे हैं मैंने, जेड अक्स के समांतर बता रखे हैं। ये वाले बी के जो दोलन है, इधर ये प्लस जेड अक्स के अनुदिश और ये माइनस जेड अक्स के अनुदिश, ये फिर से प्लस जेड एक्स के अनुदिश। इस तरीके से ये बी के दोलन चलते जाएंगे और ये ई के दोलन चलते जाएंगे। तो इस तरीके से ई व बी के दोलनों के रूप में ही विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, प्रकाश जो है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होता है। अब देखिए इसमें ई के जो दोलन है वो किस तल में है। ई के दोलन हमने बता रखे हैं अक्स वाई तल में। ये कौन सा तल है, अक्स वाई प्लेन है। अक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऑसिलेशन है, और ये वाला जो प्लेन है अक्स जेड प्लेन, अक्स जेड प्लेन में है बी के दोलन, चुंबकीय क्षेत्र बी के दोलन। तो अक्स वाई तल जो है वो अक्स जेड तल के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ई के वाइब्रेशन ऑसिलेशन व बी के ऑसिलेशन एक दूसरे के लंबवत तलों में होते हैं। तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र बी के दोलन जो होते हैं वो परस्पर लंबवत तलों में होते हैं। और देखिए तरंग संचरण की दिशा हमने यहाँ बता रखी है अक्स एक्सिस के अलोंग, अक्स दिशा में तरंग संचरण की दिशा बता रखी है। तो ये जो तरंग संचरण की दिशा है वो देखिए ई के दोलन के भी लंबवत है, क्योंकि ई का दोलन हमने वाई एक्सिस के अलोंग बता रखा है। तो वाई दिशा के लंबवत ही होती है एक्स दिशा, और हमने एक्स दिशा में तरंग के संचरण की दिशा बता रखी है। तो ई के दोलनों के भी लंबवत है ये तरंग संचरण की दिशा, और बी के दोलन हमने बता रखे हैं जेड अक्स के अनुदिश, जेड अक्स के अनुदिश। तो जेड अक्स के भी लंबवत ही होती है अक्स एक्सिस, और हमने अक्स एक्सिस पर ही बता रखी है तरंग संचरण की दिशा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की भी लंबवत है तरंग संचरण की दिशा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलन व चुंबकीय क्षेत्र के दोलन परस्पर लंबवत तलों में होते हैं, व तरंग संचरण की दिशा उन दोनों के ही दोलनों के लंबवत रहती है। तरंग संचरण की दिशा उन दोनों के ही दोलनों के लंबवत रहती है, अर्थात तरंग ऊर्जा जो है, ऑप्टिकल एनर्जी जो है, उसका ट्रांसमिशन इस ओर होता है, इस ओर होता है, मतलब दोनों के ऑसिलेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑप्टिकल एनर्जी ट्रांसमिट होती है, प्रोपागेट होती है, संचरित होती है। क्लियर है बात। वही बात मैंने यहाँ लिख रखी है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये जो अभी हमने 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें बताई है वो
सबके लिए ही लागू होगी ये वाली बात। तो प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश के लिए भी ये बात लागू होगी। लेकिन प्रकाश के सभी दृश्य प्रभावों के लिए, प्रकाश के सभी दृश्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार होता है कौन? ई। विद्युत क्षेत्र ई प्रकाश के समस्त दृश्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है बात? ये ध्यान रखनी है हमें बात, नेक्स्ट चैप्टर में काम में लेंगे हम इसको। तो देखिए ये मैंने यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग की बात की है, ये सारी बातें मैंने कवर कर ली है। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने जो बोला है सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए हम स्पीड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में इनकी स्पीड होती है अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं चाहे ऑफ लाइट बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर तो प्रकाश के लिए है। लेकिन प्रकाश चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्वात में बताएं तो भी यही है, प्रकाश की चाल निर्वात में बताएं तो भी यही है। लेकिन अगर हम माध्यम में बात करें तो माध्यम में चाल निर्वात में जो चाल होती है उससे कम होती है। अब देखिए किस फॉर्मूले से बताते हैं हम। माध्यम में चाल हम बताते हैं निर्वात में चाल अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक की बात हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में। इसी चैप्टर में हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे अपवर्तन, उस अपवर्तन में हम अपवर्तनांक की डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो सूत्र देखिए डायरेक्ट, माध्यम में चाल v बराबर निर्वात में चाल c अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक n, उस माध्यम का अपवर्तनांक n। अब n का मान जो होता है वो वैक्यूम के लिए 1 होता है और हीरे के लिए इसका मान सबसे ज़्यादा होता है 2.418। अन्य जो माध्यम है, अन्य जो पारदर्शी माध्यम है उनके लिए n का वैल्यू 1 से बड़ा और 2.418 से छोटा होता है। लेकिन 1 से तो बड़ा ही होगा, और 1 से बड़ा होने के कारण 1 से बड़े नंबर का c में डिवाइड करेंगे तो v जो मिलेगा वो हमें c से छोटा ही मिलेगा। इट मीन्स माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बोल रहे हैं या प्रकाश की चाल बोल रहे हैं, वो निर्वात में चाल से कम होती है। क्लियर है बात? ये हमने प्रकाश किरण की बात कर ही ली थी, लाइट रे की बात कर ही ली थी। हमने बताया था कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है और बहुत कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण उसके संचरण पथ को सरलरेखीय माना जा सकता है। तो सरल रेखीय संचरण पथ को ये हमने किरण भी बोला था और हमने कहा भी था कि इसीलिए हम किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के संचरण पथ को सरल रेखा के अनुदिश मानते हैं, अर्थात किरण के रूप में प्रकाश को लेकर विभिन्न प्रकाशिकी परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमने सारी बातें कर ली है। तो ये लाइट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था, लाइट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। थैंक यू।